हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपका 11 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनमें जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनका आज प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अत्यधिक शारीरिक गति डैश और डैश ADHD की प्राथमिक विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, असावधानी कॉमा आवेग। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस आपके 11th जैन की शिफ्ट को पूछे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, भौतिक क्षेत्र की विशेषता यह है कि मनुष्य विकास की सभी अवस्थाओं में, विशेष रूप से बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान कैसे वृद्धि करते हैं और कैसे शारीरिक रूप से बदलते हैं। कथन बी, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र व्यक्ति के पर्यावरण के समायोजन पर केंद्रित है। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका दोस्तों इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की ने अपने सामाजिक रचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो दोस्तों, आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोगिता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। आपका अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। अभिकथन, मोहन का मानना है कि किसी की मदद से सीखना कहीं अधिक प्रभावी है, इसलिए वह विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने छात्रों को उनके सीखने में मदद करता है। कारण दिया गया था, पाठ वह शब्द है जिसमें स्वयं द्वारा सीखने और दूसरों की सहायता से सीखने के बीच अंतर को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेव विगोत्स्की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास दशाओं में अविपर्यात्मक भाव का लोप इस दशा से संबंधित है। तो दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व परिचालन अवस्था। बेसिकली इरिवर्सिबिलिटी से था ये। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मसात्करण या समावेशन। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुदीप्ता बच्चों को उत्तर प्रदेश में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचने में मदद करने के लिए
अथक प्रयास करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह मानती है कि यह करना सही है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। सुदीप्ता ने कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को प्रदर्शित किया है? तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 11th जैन की शिफ्ट को पूछे गए हैं और मुझे आपके ये क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं उन्हीं का आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ये आपके सभी CDP में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? यस दोस्तों, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। मुस्कान अपने छात्रों से कहती है कि हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं। कारण दिया गया था, अल्फ्रेड बिनेट ने कई प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव दिया, जैसे भाषाई बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि आदि। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर झूठ है या गलत है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लड़कों के लिए बंदूकें और लड़कियों के लिए गुड़िया किस प्रकार की रूढ़िवादी धारणा को दर्शाती है? तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर संबंधी रूढ़िवादी धारणा। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं या आपके पूछे गए हैं और यही क्वेश्चंस मुझे मिले थे कि आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे ही डेली पेपर की एनालिसिस मिलती रहेगी, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बिफोर योर एग्ज़ाम, बिकॉज़ आपके क्वेश्चंस PYQ से पूछे जाते हैं, तो आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के PYQ अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी हैं और अपने शिक्षकों की चहेती है। छात्रा डैश। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो दोस्तों ये मुझे CDP के कुछ क्वेश्चंस मिले थे कि आपके इस तरह पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 11 जनवरी को CTET 2022-23 का पेपर हुआ था, उसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस 11th जैन को पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल को पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों बताएं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन दूसरा
सही हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र की परंपरागत साड़ी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन कुछ इस तरह आए होंगे, नौआरी या पैठणी साड़ी। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की परंपरागत साड़ियाँ हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में विवाह की न्यूनतम आयु। तो दोस्तों महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। तो दोस्तों इसे आप याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों ऑप्शन में जो ऊपर से 3 तक दिए गए हैं वे सभी आपके राज्य हैं, और जो ऑप्शन आपका 4th है वो आपका यूटीज़ है यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका लद्दाख और पुडुचेरी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुडुख भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा 1। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कराए हुए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आप मेरे YouTube चैनल को विज़िट करें, मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। और दोस्तों इस YouTube चैनल पर डेली पेपर की एनालिसिस आपको मिलती रहती है, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन अहमदाबाद से 1:30 बजे रवाना हुई और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तब दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो दोस्तों इसमें आपको औसत चाल फाइंड करनी है। तो दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए जो कि आपकी 2268 दी गई है। टोटल टाइम आप निकाल लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी औसत चाल निकल आएगी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। तो दोस्तों आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंगुलियों को फेर कर कौन सी लिपि पढ़ी जाती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ब्रेल लिपि हो जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपको डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डव। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिज़ोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है। भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो दोस्तों आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए, बी और डी कथन सही हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़े विपर्यासी लक्षणों का चयन किया? तो दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 7 पेयर्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया हुआ है कि आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं का आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांसा डैश का मिश्र धातु है? तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तांबा और टिन। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 कक्षा तीसरी से 5वीं तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न संप्रतियों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने मल्टीपल टाइम्स ये पीवाईक्यू में कराया हुआ है और ये मल्टीपल शिफ्ट में पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। दोस्तों आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के पीवाईक्यू अपलोड कर दिए हैं। तो आप चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट चेक करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलका चाहती थी कि उसके शिक्षार्थी लैंगिक पूर्वाग्रह और काम से संबंधित असमानता के प्रति संवेदनशील हों। उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। एक बच्चे की माँ जो ऑटो चलाती है या बच्चे के पिता जो एक रसोइया हैं को आमंत्रित करना चाहिए। तो दोस्तों ये मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे कि आपके इस तरह ईवीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 11 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनमें जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं उनका हम आज प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आपके इस तरह पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो मुझे मिले हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग। तो यस दोस्तों आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द कॉजेज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़।
आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज बेस्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेहा इज acquiring language by observing what she hears in native environment, while Isa is learning language with deliberate effort in a formal environment. Neha is acquiring language because of the innate capacity of her brain, while Isa is learning language by being actively involved in real communication. तो यस दोस्तों, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन मिस लीजा इंग्लिश क्लास लैंग्वेज एक्यूरेसी इज गिवन इम्पोर्टेंस फोकसिंग ऑन द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड नॉट ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सी वुड गिव sufficient exercises where mother tongue was used to translate target language exercises. Which methodology was Miss Lisa using with her children? तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, टू सबस्यूम द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड अक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हिज और हर होम एंड सोसाइटल इन्वायरमेंट। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 11th जन की शिफ्ट में पूछे गए हैं और ये मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर टू सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। Identify which sub skill is being applied for the two tasks given below. Teacher asked student to answer factual questions using the information in each chapter. Teacher asked student to summarize the plot of a novel by reading the main headings in each chapter. तो यस, आपका ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट इज स्कैनिंग, सेकंड इज स्किमिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। तो यस, आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अ लिसनर व्हाइल लिसनिंग लिसन टू द specific details, recognize cognates and word order patterns. What is the listening process known as? तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉटम अप प्रोसेस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द आइडिया ऑफ मॉनिटर हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रेशन। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नॉम चॉम्स्की LAD इज। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ। तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रीडिंग। तो दोस्तों ये मुझे कुछ इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस मिले थे कि आपके इस तरह इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ इस यूट्यूब चैनल पर मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के PYQ के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें बिफोर योर एग्ज़ाम। आपका अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों ये आपके हिंदी पेडागॉजी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पहेलियाँ और वर्ग पहेलियाँ। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का मौलिक कौशल नहीं है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, देखना भाषा अधिगम का मौलिक कौशल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा कौशल का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अक्षरों को पहचान पाने की क्षमता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। तो दोस्तों ये मुझे कुछ हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी क्वेश्चंस मिले थे, जिनका मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 12 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके EVS में प्रश्न पूछे गए थे, तो आज हम उनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए थे। कुडुख भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C और D। दोस्तों मुझे ये पता लगा था कि आपका हाथी से एक प्रश्न पूछा गया था, तो दोस्तों आपके कथन दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन आपका हाथी वाले से पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने हाथी की बहुत सारी विशेषताएं आपको ऑलरेडी बता रखी है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक पर छपे गोलकुंडा किले का मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन
जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो दोस्तों, अब मैंने आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। यस, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। यह रोगी अवश्य पीड़ित होगा। तो दोस्तों बताएं किससे पीड़ित होगा। तो दोस्तों, जब आपको ये सब खाने के लिए बोला जाता है तो ऑफ कोर्स आप एनीमिया से पीड़ित हो। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एनीमिया। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, दी गई भोजन की सूची से चावल से बने खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, चपाती, पूरी, बिरयानी, पराठा, हलवा, खीर, केक, ब्रेड, इडली। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन गिवन है। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इडली, खीर, बिरयानी। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने PYQ में ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कराया हुआ है, तो दोस्तों आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये प्रश्न आपके PYQ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और प्लेलिस्ट चेक करें। आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक शिफ्ट के आपको पेपर मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर विज़िट करें चैनल को। तो यस, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उन्हें उनका उपयोग करके तैयार भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो बताएं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम्स कराए हुए हैं, तो आप PYQ ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि आपका मैच दी फॉलोइंग करके था, जो कि मैंने आपको बताया है कि आपके इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं EVS पेपर में, जिसमें आपको प्लेसेस, वहाँ मकान कैसे होते हैं उनका मिलान पूछ लिया जाएगा, या पक्षी का नाम जैसे यहाँ दे दिया गया है, और घोंसलों का विवरण पूछ लिया गया है कि कौन सा पक्षी कौन सा घोंसला बनाता है। तो दोस्तों, ये सारा कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप YouTube चैनल को विज़िट करें और वीडियोस देख लीजिए। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, हिंदी, ये 4 ऑप्शंस हैं। आप बताएं जल्दी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक EVS शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहां छात्रों की विभिन्न टीमों को स्कूलों में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है, उसमें से कुछ उपयोगी बनाना है, साझा करने और साथ काम करने के ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक कौशल। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, EVS की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा
अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो बताएं दोस्तों, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस शिक्षण से संबंधित है? अवलोकन, मापन, पूर्वानुमान और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए, बी तथा डी आपके करेक्ट हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों बताएं कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस की कक्षा को एक आनंदित कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? दोस्तों आपके ये वही प्रश्न हैं जो आपके 12 जनवरी की शिफ्ट को पूछे गए हैं और मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस ईवीएस के पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बताएं दोस्तों, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। तो दोस्तों जो मुझे आपके 12 जनवरी को प्रश्न पूछे गए थे तो कुछ यही प्रश्न मिले थे। तो दोस्तों उनका मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ क्वेश्चन आपके वही पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 12 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके CDP के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनमें मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरह कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को प्रबल करने के लिए स्थित अधिगम उपागम डैश पर केंद्रित है। तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बताएं कौन सा ठीक हो जाएगा? यस, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावी अधिगम के लिए वास्तविक या आभासी स्थितियों का निर्माण करने। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षकों के अनुसार छात्रों को अपने शिक्षकों, माता पिता और बड़ों के नैतिकता और आदर्शों का पालन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक का यह व्यवहार कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NEP में राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख का क्या उद्देश्य है?
तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों बताएं कौन सा कथन सत्य है। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा का कम प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्र की आंतरिक इच्छाओं को कमज़ोर करती है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 अनुशंसा करती है कि एकीकृत ज्ञान और समझ के लिए विषय की सीमाओं को कठोर किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री में स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक कौशल शामिल होना चाहिए। स्कूल को एक प्रेरक वातावरण प्रदान करना चाहिए जो बच्चे के घर और सामुदायिक वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता हो। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी और सी सत्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे की सीखने की क्षमता और होने वाली वास्तविक शिक्षा के बीच की दूरी है। इस अवधारणा में किस मनोवैज्ञानिक का विश्वास था। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैगोत्स्की। दोस्तों, ये आपके वही क्वेश्चंस हैं जो आपकी 12th जनवरी की शिफ्ट में पूछे गए हैं और मुझे मिले हैं कि आपके इसी तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कक्षा में यदि कोई शिक्षक जेंडर रूढ़िवादिता का प्रयोग करता है तो यह डैश। तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रयास छात्र के प्रदर्शन को नष्ट करने के लिए नेतृत्व कर सकता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, नैन्सी अपनी कला नोटबुक में अपने विचारों के अनुसार रंग भरती है। तर्क दिया गया था, सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचारों का प्रयोग अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय की 6 चरणों वाली स्वमूल्यांकन प्रक्रिया निम्न के साथ शुरू होती है। तो बताएं दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्रित और पूछताछ के लिए एक क्षेत्र की पहचान। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक छात्र को उनकी क्षमता, जाति और पंथ के बावजूद पाठचर्या के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करना। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था अभिकथन और कारण वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। कारण दिया गया था, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य लक्ष्य छात्रों को अधिगम का व्यवहारिक अनुभव अर्थात करके सीखना प्रदान करना है। दोस्तों ये आपका अधिगम है, यहाँ पे ये आपका हट गया यहाँ पे, तो ये आपका अधिगम लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप बताएं कौन सा इसका विकल्प सही होगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, वो विद्यार्थी जिन्हें डिसलेक्सिया है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मानकीकृत आकलन। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है? तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, अधिसंज्ञान। तो दोस्तों मुझे ये कुछ प्रश्न मिले थे कि आपके इस तरह 12 जनवरी को सीडीपी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके पेपर हो रहे हैं उनके एनालिसिस के। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 12 जनवरी को CTET 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनमें मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके कुछ इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं, तो उनका ही आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आपके किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन लर्निंग आ लैंग्वेज मिस्टेक्स। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेल्प्स इन लर्निंग। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, स्किमिंग इज़। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्विकली रनिंग वंस आइज ओवर आ टेक्स्ट टू गेट द गिस्ट ऑफ इट। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, मिस निशा इज़ टीचिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू हर क्लास 7th स्टूडेंट्स। मिस निशा begins by explaining the grammar rules with regard to sentences and then goes on to give example of the types of sentences that we commonly hear. Which teaching maxim is मिस निशा फॉलोइंग? तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोडक्टिव स्किल्स इंक्लूड्स। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ टास्क फॉर प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग एंड विच वन इज़ फॉर प्रोडक्ट अप्रोच। तो दोस्तों बताएं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
A is process approach task and B is product approach task। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP रिफर्स टू। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एंड abstract ideas are conveyed through abstract language। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्रेशन नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो यस, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेजेस आर अक्वायर्ड इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था in a lower primary book of language words are arranged like cat, mat, bat and pat, kit, hit, sit and fit। which of the following groupings is used here to arrange the words। तो यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोनेटिक ग्रुपिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था A learner of class 8 begins to read short stories after his language teacher told him about a short story by Sadat Hassan Munto। What is this reading known as? Yes, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Yes, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एजुकेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग एज। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मल्टीलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये आपके कुछ इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस मिले थे जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके ये प्रश्न PYQ से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने मेरे YouTube चैनल पर ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, तो आप चैनल को विज़िट करें और सब्जेक्ट वाइज आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। आपके दोस्तों, अब ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है। तो यस, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुमान लगाना। दोस्तों, ये वही हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके 12 जनवरी की शिफ्ट को पूछे गए हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण अधिगम का उद्देश्य है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना, सहज अभिव्यक्ति विकसित करना, संवेदनशीलता विकसित करना। तो यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रतिभाशाली बच्चों के समावेशन के लिए है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी छात्रों को पूरक संवर्धन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना, देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑनलाइन संसाधनों तथा सहयोग के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समृद्ध करना। तो यस दोस्तों, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था वैगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परस्पर अंतः
क्रिया। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यस, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। तो दोस्तों ये कुछ मुझे हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिले थे कि आपके इस तरह पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको उनका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 13 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके CDP के प्रश्न पूछे गए थे, तो उनमें मुझे जो प्रश्न मिले हैं कि आपके कुछ इस तरह CDP में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आपके किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शंस गिवन हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक और छात्र संबंध भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में गलत है। तो बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम समाज के साथ अंतःक्रिया से ही होता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, FLN के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए छात्र शिक्षक अनुपात डैश है। तो दोस्तों छात्र शिक्षक रेशियो है वो है आपका फर्स्ट, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर आपका होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30:1। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख उपलब्धि है। तो यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक नाटक। आपका अगला प्रश्न अभिकथन और रीजन वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, राधा के माता पिता देखते हैं कि एक बच्चे का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, जैविक योग्यताएं आदि। कारण दिया गया था जीन पियाजे का एक बच्चे के विकास का सिद्धांत भौतिक वातावरण और जैविक योग्यताओं पर आधारित होता है और वह सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अभिसारी सोच, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को डैश के रूप में सुझाती है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अतिरिक्त विकल्प। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपलब्धि की आवश्यकता।
आपका अगला प्रश्न अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षक को ऐसे अधिगम कार्यों की रूपरेखा नहीं बनानी चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य साइटों यानी स्थलों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कारण दिया गया था, अधिगम और ज्ञान संचारित होता है और इन्हें मांगा या निर्मित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही आपके गलत हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो आपके 13 जनवरी को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके सीडीपी के प्रश्न पूछे गए थे, तो उन्हीं का हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसे वातावरण व स्थिति बनानी चाहिए जिससे। तो दोस्तों आपका इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलना, क्योंकि बाकी सब आपके संज्ञान से संबंधित हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलवर के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। तो ऑफ कोर्स दोस्तों आपके कथन तीनों ही सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, विच मीन्स लर्निंग इज एन एक्टिव एंड मीनिंगफुल प्रोसेस। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहन स्कूल में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हुए सामाजिक संपर्क का कौशल सीखता है। मोहन को किस प्रकार की सामाजिकरण प्रक्रिया प्रभावित करती है। तो यस, आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, द्वितीयक सामाजिकरण, क्योंकि दोस्तों परिवार किसी बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण होता है और फिर स्कूल वगैरह द्वितीयक सामाजिकरण यानी सेकेंडरी एजेंट होता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ी हुई है। भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल ए, बी और सी सही हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषाई, स्थानिक, शारीरिक, संवेदी, अंतर्वैयक्तिक आदि बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, यह आकलन पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों की समझ और प्रदर्शन में सुधार के लिए आकलन के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। इस प्रकार के आकलन में शिक्षक को छात्रों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। यह कौन सा आकलन है। तो यस,
आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, योगात्मक आकलन। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो यस, आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। तो दोस्तों, ये आपके वही प्रश्न हैं जो आपके 13 जनवरी को पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो आपके पीवाईक्यू में मैंने कराए भी हैं। तो आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।